बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि फंक्शनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं जीआई की, और ब्लड सप्लाई भी देखेंगे कि हमारे ब्लड सप्लाई का क्या इफेक्ट है हमारी जो भी जीआई फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआई मोटिलिटी। अच्छा, ये पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 63 ऑफ गाइडेंस का। तो जो बेसिकली ये हार्मोन्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे हार्मोन्स वो वाले हार्मोन्स हैं जो कि हमारे जीआई के म्यूकोजा में से, या सब म्यूकोजा में कह लें, सब म्यूकोजा में से निकल रहे हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन और अपने टारगेट सेल्स को जाके हिट करते हैं या प्रोवोक करते हैं व्हाटसोएवर। ठीक है, और उसके बाद अपने डिजायर्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से 4 ऑफिशियल जीआई हार्मोन्स हैं और बाकियों को हम कैंडिडेट हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, हैं बहुत सारे, लेकिन 4 को हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल जीआई हार्मोन्स, और बाकियों को कैंडिडेट हार्मोन्स कहते हैं। ये गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं ऑफिशियल जीआई हार्मोन्स? गैस्ट्रिन है, सीकेके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। ये 4 क्या हैं हमारे पास, ऑफिशियल हार्मोन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी हार्मोन्स हैं कुछ गाइडलाइन में दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए हैं। बाकी के मोटिलिन है या और हैं तो वो कैंडिडेट हार्मोन्स हैं। ठीक है, अच्छा, बहरहाल हम आ जाते हैं इस टेबल पे। इस टेबल को हम समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें से जो एसईक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो ही सेकंड वाला है, यानी कोलिसिस्टोकाइनिन है। ठीक है, इसमें अब हम आ जाते हैं कि सबसे पहले गैस्ट्रिन पे। ठीक है, जो गैस्ट्रिन है हम इसका स्टिमुलस देखेंगे और इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, हर हार्मोन। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिन है इसका स्टिमुलस क्या होगा, प्रोटीन, डिस्टेंशन और नर्व। अच्छा, अब जब ये प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो है काम करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक में। तो जो स्टमक है उसकी सिक्रीशंस को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ये बढ़ाएगा और म्यूकोजल ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक तो प्रोटीन गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक, हमें पता है वर्ड रिलेटेड होता है टू स्टमक। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाएगा और म्यूकोजल ग्रोथ को बढ़ाएगा। किस चीज़ के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन के रिस्पॉन्स में, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, नर्व और एसिड इनहिबिट्स रिलीज। ठीक है, अगर ज़्यादा एसिड होगा तो इसका जो रिलीज़ है वो कम होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, साइट ऑफ सिक्रीशन क्या है, जी सेल्स ऑफ एंट्रम। हमें पता है कि स्टमक के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी और एक एंट्रम। ठीक है, बॉडी में फंडस आ जाता है और बॉडी आ जाती है, और एंट्रम में पालोरस आ जाता है और पालोरिक कैनाल आ जाती है और एंट्रम आ जाता है। ठीक है, बहरहाल तो जो जी सेल्स ऑफ एंट्रम है, डिडेनम है और जिजिनम है, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या क्या, जी सेल्स ऑफ एंट्रम, ड्यूडेनम एंड जिजिनम। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन पे, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट वन। इसका स्टिमुलस क्या है, प्रोटीन, फैट और एसिड। प्रोटीन, फैट और एसिड। ठीक है, और ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम से। आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम, ये बस आप सेल्स याद रख लें, बाकी तीनों में ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम तकरीबन सब में एक ही है। ठीक है, और ये किस चीज़ को, अब हमारे पास प्रोटीन इसका स्टिमुलेंट है, फैट है और एसिड है। तो हमारे पास फैट को अगर ले लें तो पेंक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन को बढ़ाएगा, पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को बढ़ाएगा, गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि गाल ब्लैडर में स्टोर हुए हुए होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट या बाइल, जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज। ठीक है, ये सब करवाएगा, और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए क्या करवाएगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट करेगा। जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट करेगा तो ज़्यादा देर जो हमारे पास बोलस आया था इसोफेगस से, और उसके बाद स्टमक में उसने काइम बनना होता है, वो ज़्यादा देर जब स्टमक में रहेगी तो प्रोटीन डाइजेशन को ज़्यादा मौका मिलेगा, फूड को ज़्यादा मौका मिलेगा या प्रोटीन्स को ज़्यादा मौका मिलेगा डाइजेस्ट होने का, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की इनहिबिशन से प्रोटीन को फ़ायदा होगा। ठीक है, तब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोलिसिस्टोकाइनिन को आई सेल्स से निकल रहा है, आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम से, किस स्टिमुलेशन के तहत, प्रोटीन, एसिड और फैट। ठीक है, फैट्स के लिए ये क्या करेगा, पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन को बढ़ाएगा, गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को बढ़ाएगा। इसके अलावा क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ एक्सोक्राइन पेंक्रियाज को बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम से प्रोड्यूस पेंक्रियाटिक लाइपेजेस प्रोड्यूस हो सकें। ठीक है,
इसके बाद इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्रीटिन पे। सिक्रीटिन का क्या फंक्शन है और किस तरह से स्टिमुलेट हो रहा है? ये स्टिमुलेट हो रहा है एसिड और फैट की वजह से, ठीक है। एसिड और फैट की वजह से स्टिमुलेट हो रहा है एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम जिजेनम इलियम कर रहे हैं। इससे क्या होगा? स्टिमुलेशन होगी पेप्सिन सिक्रीशन की, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन की। हमें पता है कि ये जो बाइकार्बोनेट सिक्रीशन है ये फैट डाइजेशन में हेल्प करती है, ग्रोथ ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। तो इसमें एक पेप्सिन सिक्रीशन एडिशनल हो रही है, तकरीबन बाकी कोल्सिस्टोकाइनिन वाले फंक्शंस हैं। एंड इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर रहा है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। जब ज़्यादा फैटी फूड होगा तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन नहीं होगी, ताकि क्योंकि प्रोटीन्स तो है नहीं, तो उनकी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड पे, जो कि तीनों टाइप बेसिक हमारे पास जो न्यूट्रिशनल फूड्स हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको उनके उनसे उनकी वजह से स्टिमुलेट हो रही है इसकी प्रोडक्शन, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही है? के सेल्स ऑफ ड्यूडेनम जिजेनम से, ठीक है। और इसके बाद स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज़ को। किस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है? GIP या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इंसुलिन रिलीज़ को, और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना है कि इंसुलिन रिलीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनहिबिट कर रहा है, तो इंसुलिन रिलीज़ को बढ़ा रहा है। इंसुलिन रिलीज़ को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इंसुलिन रिलीज़ जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारे पास इंसुलिन लेवल्स जब ज़्यादा होते हैं तो ग्लूकोज लेवल्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाता है। ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और वैसे ये एपेटाइट को भी बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मोटिलिन पे। मोटिलिन फैट एसिड नर्व, बस फैट याद रख लें, ठीक है। ये एम सेल्स से रिलीज़ हो रहा है, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी, यानी दोनों तरह की मोटिलिटी को ये बढ़ा रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो गैस्ट्रिन है प्रोटीन से रिलेटेड है, जी सेल से रिलीज़ हो रहा है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और म्यूकोसल ग्रोथ को बढ़ा रहा है। कोलेसिस्टोकाइनिन है, इसको हम रिवाइज कर चुके हैं। सिक्रीटिन जो है फैट से हो रहा है, एस सेल से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसके तकरीबन वही वाले फंक्शंस हैं जो कोलेसिस्टोकाइनिन के हैं, एक्सेप्ट कि ये पेप्सिन सिक्रीशन को भी बढ़ा रहे हैं। GIP है, तीनों जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे स्टिमुलेट हो रहा है। के सेल्स कर रहे हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और इंसुलिन रिलीज़ को बढ़ाएगा, ठीक है। और मोटिलिन जो है गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन GIT ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हैं और मिक्सिंग मूवमेंट्स हैं। जो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्टालसिस होती हैं। इसका स्टिमुलस क्या होता है? डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टिन या फिर फिजिकल और केमिकल इरिटेशन, ठीक है। कोई फिजिकल या केमिकल इरिटेशन हो गई एपिथेलियम में, या फिर डिस्टेंशन जिसका नॉर्मल स्टिमुलस है। इससे क्या होता है कि ये इसका स्टिमुलस पेरिस्टालसिस का स्टिमुलस बनती है, या फिर स्ट्रॉन्ग PNS या फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग अपेयर होती है बिहाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्टेंशन इन द स्मूथ मसल ट्यूब विच प्रोपेल्स द फूड 5 to 10 सेंटीमीटर अवे बिफोर डाइंग आउट। यानी कि अगर हमारे पास एक ट्यूब है या एक पाइप है, उसमें आपने एक बॉल ले लिया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, उसके पीछे अगर आप उसको पुश करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग अपने हाथ से बनाते हैं और उसको पुश करते हैं, तो ऑफ कोर्स बॉल विल मूव फॉरवर्ड। और वो जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वही हमें चाहिए फ्रॉम द ओरल टू द एब ओरल साइड, या फिर फ्रॉम द ओरल टू द एनल साइड, या फिर ओरल टू द एब ओरल साइड, ठीक है। तो ये था प्रोपल्सिव मूवमेंट, ठीक है। इनका काम क्या है? मूव फूड फॉरवर्ड अलोंग द GIT, ठीक है। ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिव माइंटेरिक प्लेक्सिस। ये जो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हैं ये लॉ ऑफ गट को फॉलो करती हैं। इसमें एक तो क्या है कि पेरिस्टालसिस हो रहा है, पेरिस्टालसिस का रिफ्लेक्स हो रहा है कि पहले फूड आया, बोलस आया, डिस्टेंशन हुई, डिस्टेंशन ने फिर स्टिमुलेट किया, सेंसरी इम्पल्सेस ऑफ कोर्स स्टिमुलेट होंगी। उसके बाद एंटेरिक नर्वस सिस्टम में ही ये मैं एंटेरिक प्लेक्सस में गया और फिर ये सारा प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से एट द लेवल ऑफ बोलस क्या होगा? सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो अवे फ्रॉम द लेवल ऑफ बोलस है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होती है सेवरल सेंटीमीटर्स डाउन स्ट्रीम टुवर्ड्स द एनल साइड, जिसकी वजह से जो प्रोपल्शन ऑफ फूड है वो ईजीली हो जाती है। तो ये जो ओरल से एब ओरल साइड में ही जाती हैं, वैसे तो थ्योरेटिकली पेरिस्टालसिस दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम ओरल टू एब ओरल साइड, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इन दोनों के मिक्सचर से जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ गट कहते हैं। और इसकी कॉज क्या है? पोलराइज्ड माइंटेरिक प्लेक्सस, पोलराइजेशन ऑफ
मेंटरिक प्लेक्सस। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मिक्सिंग मूवमेंट्स पे। मिक्सिंग मूवमेंट्स डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कुछ सिंपल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि मिक्सिंग मूवमेंट्स बन जाती हैं ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर। ठीक है, और दूसरी जगहों पे क्या होता है कि लोकल इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी लोकल कॉन्ट्रैक्शंस ही होती हैं जिनकी वजह से मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कहीं कॉन्ट्रैक्शन हुई और वो 5 to 30 सेकेंड्स के लिए परसिस्ट की, और उसके बाद डिफरेंट एरियाज़ ऑफ जीआईटी या डिफरेंट एरियाज़ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कॉन्ट्रैक्शन होती रही, और जो फूड उसके अंदर मौजूद होगी ऑफ कोर्स वो डिफरेंट पार्ट्स से वो कभी राइट से कभी लेफ़्ट से जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती रहेंगी, और उनका जो है मिक्सिंग हो जाएगी, वो फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट या ग्राइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मिक्सिंग मूवमेंट्स दो तरह से होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ गट एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स ऑन जीआईटी ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच इज एब्जॉर्प्शन, मोटिलिटी, सिक्रीशन। इनमें से कुछ भी ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए भी ब्लड चाहिए, मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, और सिक्रीशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब भी बढ़ेगा तो हमें ब्लड फ्लो की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए आफ्टर अ मील ब्लड फ्लो टू जीआई इंक्रीजेस फॉर 2 to 4 आवर्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कॉजेज़ पे। कॉजेज़ क्या क्या हैं इंक्रीज ब्लड फ्लो की? इसकी 3 मेन कॉजेज़ हैं। वेज़ोडाइलेटर्स जो कि रिलीज़ होते हैं गट से ड्यूरिंग डाइजेशन। इनमें क्या क्या आ जाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन सेक्रेटिन, वीआईपी। कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन सेक्रेटिन एंड वीआईपी, ये क्या करते हैं? हमारे पास वेज़ोडाइलेशन का बायस बनते हैं। जीआई ग्लैंड्स आल्सो रिलीज़ वेज़ोडाइलेटर्स। जीआई ग्लैंड जब ज़्यादा वर्क करते हैं तो क्या करते हैं? वेज़ोडाइलेटर्स रिलीज़ करते हैं, जो कि काइनिन फैमिली से हैं, दोनों के दोनों, कैलेडिन एंड ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई पर। डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगी ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, तो एडिनोसिन प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे, एटीपी ज़्यादा यूज़ होगी, एडिनोसिन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, और इससे हमारे पास जो एडिनोसिन है हमें पता है वेजो एक्टिव सब्सटेंस है और बेसिकली वेजो डायलेटर है, तो वेजल्स डायलेट हो जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्करेंट ब्लड फ्लो इन द विलाय पे। इसमें यह है कि बस छोटी सी बातें याद रख लें कि जो हमारे पास विलाएँ हैं उनमें आर्टेरियल सप्लाई भी आ रही है, वेनस ड्रेनेज भी जा रही है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में होती हैं। ऑपोजिट्स डायरेक्शंस में होने की वजह से क्या होता है कि शंट प्रोड्यूस हो जाता है या शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टेरियल ऑक्सीजन डायरेक्टली वेनस ब्लड में मूव कर जाती है और 80% ऑक्सीजन मूव कर जाती है, जिसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एक्चुअल टिश्यू है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से नॉर्मली तो कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अगर सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें वैसे ही ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही, तो डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हो सकती है। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers.